हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ प्रोसेस। ये क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्जाम से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वन शॉट में रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटी वो अपने बॉडी के अंदर करता है, इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला हमारा है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। पहला हमारा क्या है? न्यूट्रिशन। दूसरा है रिस्पायरेशन। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग देम। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, सेकेंड वन इज हमारा है रेस्पायरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन। जो फूड हमने इनटेक किया है, ठीक है, उस फूड का क्या होना चाहिए? फूड का ब्रेक डाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉडी में ब्रेक डाउन होना चाहिए ताकि हमको क्या मिले? एनर्जी मिल सके। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो फूड हमने न्यूट्रिशन में इनटेक किया था, अब रेस्पायरेशन प्रोसेस में क्या करेंगे? उसी फूड का ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हमको उस फूड से क्या मिले? एनर्जी मिले। ठीक है, थर्ड वन इज हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी में यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस का एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, फोर्थ वन है हमारा एक्सक्रीशन। हमारा बॉडी एक क्या है? मशीन है। कोई भी मशीन जब वर्क करता है तो कुछ ना कुछ निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग ह्यूमन है और हमारा बॉडी एक मशीन की तरह वर्क कर रहा है। तो हमारा मशीन भी क्या करता है? हमारा बॉडी भी क्या करता है? कुछ वेस्ट मटेरियल निकालता है। उस मटेरियल को हम, वो जो हमारे बॉडी के लिए नॉन यूजफुल है, उसको हमारा बॉडी क्या करता है? बाहर निकाल देता है। इस वेस्टफुल मटेरियल को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट क्या बोलते हैं? उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आता है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। न्यूट्रिशन समझ लिए कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड को ऑब्टेन करना और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। तब उसके टाइप्स पढ़ते हैं। 2 तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस मेथड से न्यूट्रिशन गेन करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, इट सेल्फ सिंथेसाइज कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और किस चीज से? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारा आ गया वाटर और CO2। वाटर और CO2 क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इससे अगर वो फूड इटसेल्फ प्रिपेयर कर ले रहा है तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर यूटिलाइजेशन। ठीक है, इनके यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक यूजिंग लाइट एनर्जी। कौन सा एनर्जी? लाइट एनर्जी। इसमें हमारे ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वन हमारा है कीमो ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब सेल्फ, तो ये भी बनाएंगे, बट कीमो का मतलब केमिकल। कीमो का मतलब केमिकल। ये
फूड अपना सिंथेसाइज करेंगे बट केमिकल एनर्जी को यूज करके, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं आपका, सम बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में क्या है, द ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कह रहा है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ये अपने फूड के लिए किसी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हम लोग समझ गए हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक कितने टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है, कितना, 3 टाइप्स, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। होलोजोइक फर्स्ट वन इज हमारा होलोजोइक। होलो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। कोई फूड मटेरियल हम पूरी तरीके से इंटेक कर ले, पूरे फूड मटेरियल को हम अपनी बॉडी में क्या करा ले, इंटर करा ले, और उसका अंदर ही, बॉडी के अंदर ही उसका ब्रेकडाउन हो, डाइजेशन हो, एसिमिलेशन हो, ठीक है। तो सारे प्रोसेस बॉडी के अंदर होगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, पहले फूड को इंटेक करेंगे, फिर डाइजेशन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, उस फूड मटेरियल का क्या होगा, जो माइक्रो एलिमेंट्स बने हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में, एसिमिलेशन होगा, सेल तक इनको पहुंचाया जाएगा, फिर इजेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड है, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तो उसको बॉडी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। तो होलोजोइक में क्या होगा, पहले फूड का इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर इजेशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आ गए, ह्यूमन बीइंग आ गया, इसमें काऊ हो गया, ठीक है। कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी इसमें आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। सेकेंड वन है हमारा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डेकिंग, सड़े और गले पदार्थों से अपने फूड को ये प्राप्त करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं, फंजाई आते हैं। कौन आते हैं, फंजाई। ये डेड और डेकिंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसमें आपको ईस्ट, ये यूनिसेल्युलर फंजाई है, ठीक है। सेकेंड वन है हमारा मशरूम, जो हम लोग फूड के रूप में इसको यूज भी करते हैं। ब्रेड मोड्स आपने देखा होगा, ब्रेड मोड्स ये हमारा ब्रेड मोड्स है, ठीक है। ये जो ब्रेड हम लोग लाते हैं हम मार्केट से खरीद करके, और एक दिन के आफ्टर 24 आवर या 48 आवर के बाद देखते हैं उसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड मोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोड्स बोलते हैं। वो राइजोपस होता है, उस जो फंजाई उस पर ग्रो किया, उस फंजाई का नाम क्या है, राइजोपस। थर्ड बॉडी हमारा है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से क्या करे, अपना फूड ऑब्टेन करे, या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस पे हो, या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में हो, इनर पार्ट में हो, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बिना, उनको मार करके नहीं खाता है, उनके बॉडी पे ग्रो करता है या उनके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आता है टेपवर्म, लाइस, लीच, कैस्कुटा। ये हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये पैरासाइटिक प्लांट है। क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है। कौन, कैस्कुटा क्या है, हमारा पैरासाइटिक प्लांट है। आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये पैरासाइटिक प्लांट का फोटो दिया हुआ। ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से ये अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट के बारे में कि भाई प्लांट जब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है तो वो कैसे खाना बनाता होगा, ठीक है। तो उसके लिए प्लांट में एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप अर्लियर बहुत जूनियर क्लास से ही पढ़ते होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है कि 6CO2 12H2O
और यहाँ पे बनता है हमारा ग्लूकोज। बाई प्रोडक्ट में हमारा क्या निकलता है, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये इस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में होता क्या है, इसमें होता यूँ है कि वाटर स्प्लिट कर जाता है, वाटर टूटता है। वाटर जब टूटता है तो वाटर टूटेगा तो ये बनेगा हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये दोनों क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि भाई क्लोरोफिल होना चाहिए और सनलाइट भी होना चाहिए। ठीक है, कह रहा था प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वह प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं। बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फिर एक सवाल आता है कि भाई आपको आपका जो भी बोर्ड का एग्जाम है उस एग्जाम में आता है कि भाई रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे। फोटोसिंथेसिस में आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से हो सकता है कि 3 ऑप्शन यहाँ से दे दे और 1 ऑप्शन कुछ और डाल दे। तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल क्या चाहिए, कच्चा पदार्थ क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आपको सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए। ये कच्चा प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मैकेनिज्म होता कैसे है। सर इसको आप पढ़ के बताइए, इसको तो आपने इजी वे में बता दिया, पढ़ के बताइए मैकेनिज्म कैसे काम करता है। कह रहा पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट के लीफ में जो क्लोरोफिल है, सन से जो लाइट आ रहा है, जो सन से जो लाइट आ रहा है, ये जो हमारा लीफ है, ठीक है, यहाँ से सन से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। सन से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है ना, सन से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। सन से लाइट आएगा तो पहला मैकेनिज्म क्या कर रहा है कि मैकेनिज्म पहला क्या कर रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इस लीफ के अंदर जो इस लीफ के सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है हमारा, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, क्या कहता है, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी आया है, इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या कह रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो पहले हमने डिस्क्राइब कर दिया कि वाटर हमारा टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, ये जो लीफ है, ठीक है, ये जो लाइट आया है, इस लाइट को पहले केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा। ठीक है, और जो वाटर है वो वाटर टूट जाएगा ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ठीक है, ये एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये जो CO2 एटमॉस्फेयर से लिया है ये प्लांट, ठीक है, CO2 से जो एटमॉस्फेयर से जो प्लांट एटमॉस्फेयर से जो CO2 लिया है ये लीफ, वो क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये मैकेनिज्म है किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म भी याद रखना है। अब सवाल आता है कि भाई ये जो CO2 है ये कैसे आखिर लीफ के अंदर कैसे जाता है। ठीक है, तो इसका भी जवाब है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रोमाटा। क्या है स्ट्रोमाटा, स्ट्रोमाटा क्या है, स्ट्रोमाटा कुछ नहीं है, एक माइक्रोस्कोपिक पोर है। लीफ के अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, उस पोर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमाटा बोलते हैं। ठीक है, ये जो लीफ आपको दिखाई दे रहा है, इस लीफ में कुछ इस तरीके के पोर्स होते हैं जो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, है ना। तो ये माइक्रोस्कोपिकली पोर्स होते हैं, इसी पोर्स के माध्यम से क्या होता है, ये CO2
अंदर जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर आता है ना। तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टोमाटा के बारे में। करा माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, इसका फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है इसका। पहला हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन, ये जो आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor। अगर प्लांट अपने बॉडी से वाटर को लॉस कर रहा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। एक और प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं गटेशन, बट यहाँ उतना नहीं जानना है, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमाटा से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जो CO2 चाहिए, वो CO2 कहाँ से मिल रहा है, इसी स्टोमाटा पोर से मिल रहा है। और दूसरा जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो आ रहा है, वो इसी पोर के माध्यम से आ रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट नोट में लिखा हुआ जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चाहे वो बिहार बोर्ड हो, CBSE हो, हर जगह ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। कौन सा एलिमेंट, याद रखना है कि मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे, बट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन कलर हम देखते हैं, लीफ का जो कलर ग्रीन होता है, उसका रीजन क्या है कि ग्रीन कलर जो लीफ का है वो क्या रीजन, उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, और पिगमेंट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इसी के कारण क्या होता है, हमारे जो पेड़ के पत्तियां हैं वो ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है एक छोटा सा हेडिंग है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये क्या है, आपको पता है कि पेड़ पौधों के लीफ पे क्या होता है, इस माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। अगर ये पोर्स हमेशा खुले रहेंगे तो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हमेशा जाएगा, CO2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, हमेशा एक्सचेंज होते रहेगा, जिससे हो सकता है कि प्लांट अनबैलेंस हो जाए, उनके अंदर हो सकता है किसी गैस की ज़रूरत नहीं हो, वो गैस चला जाए उसके बॉडी में, या किसी गैस की ज़रूरत हो उसके बॉडी में बट वो बाहर निकल जाए। तो इसके लिए नेचर ने उसको एक सिस्टम ये दिया कि वो स्टोमाटा को बंद कर सकता है और खोल सकता है। जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं, जब हमको बोलने का मन किया तभी हम मुंह खोल रहे हैं, ठीक है, और जब मन नहीं कर रहा तो हम बंद कर ले। सेम एज प्लांट भी अपने इस स्टोमाटा को बंद करता है, खोलता है। किसके हेल्प से भाई, जो माइक्रोस्कोपिकली पोर है यही स्टोमाटा है। स्टोमाटा के बाहर में 2 सेल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, 2 सेल्स लगे होते हैं। उन सेल्स को गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। जिस तरीके से हमारे दरवाजे पे 2 गार्ड खड़े होते हैं तो उनको हम गार्ड बोलते हैं। तो ये सेल है, इसलिए गार्ड की तरह भी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम गार्ड सेल रखा गया, ठीक है। तो ये गार्ड सेल क्या करते हैं, इस दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं, ताकि जिस गैस को बाहर जाना है वो जा सके, जिनको अंदर आना है वो आ सके, ठीक है। तो ये कैसे होता है भाई, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, तो इसके पीछे मैकेनिज्म यही है कि जब भी इस गेट को खोलना होता है, इस दरवाजे को खोलना होता है, इस स्टोमाटा पोर को खोलना होता है, पौधे को, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, ये गार्ड सेल अपने अंदर फ्लूइड भर लेता है, पानी भर लेता है। पानी भरने के कारण ये क्या होता है, स्वेल कर जाता है। क्या करता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पोर ओपन हो जाता है। तो गार्ड सेल इस कंडीशन में आपको ओपन दिख रहा है, क्योंकि इस गार्ड सेल ने क्या किया है, अपने अंदर वाटर को इंडोसाइटोसिस कराया है ना, जिसके कारण ये सेल फूल गए हैं, इसकी वजह से ये हमारा ओपन हो गया दरवाजा। और जब पत्तियों के सेल को लगेगा, मतलब प्लांट के सेल को लगेगा कि भैया अब हमको स्टोमाटा बंद कर देना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से वाटर को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, वाटर को बाहर निकाल देगा। वाटर को बाहर निकालेगा तो क्या होगा, बैलून चिपक जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड है अमीबा के बारे में। किसके बारे में, अमीबा।
अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। भाई इसमें कैसे होता है? हमने अभी आपको कहा कि भाई इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो फिर सर बताइए कैसे होता है? इसमें क्या होता है, पहले इसके स्ट्रक्चर को देखो तब समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है इसका मैकेनिज्म। ये कौन है भाई? अमीबा है। कौन है? अमीबा है ना? अमीबा है, अमीबा है। करा न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये एक अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ है। और ये क्या खाता है भाई? तो ये अपने जैसे ही यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को खाता है, बट अपने से छोटे को। ठीक है, तो मान लो ये क्या है? ये अमीबा है, इसको दिखा इसका फूड, बगल में उसका फूड दिखा। तो ये क्या करेगा? इसके बॉडी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। ठीक है, इसका नाम ही अमीबा है। ठीक है, अमीबा, मतलब नोट, अमीबा मतलब वो मॉर्फोलॉजी, उसका कोई मॉर्फोलॉजी ही नहीं है। वो जिस फॉर्म में चाहे वो जिधर चाहे मूव कर सकता है उसके बॉडी से। बॉडी हम लोग क्या है कि पैर से मूव करते हैं, आगे की तरफ पीछे की तरफ कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि हाथों से चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसके साइटोप्लाज्म से वो जिधर भी चाहे मूव कर सकता है। तो मान लो ये अमीबा है, इस अमीबा को दिखेगा इसका फूड, तो इसका साइटोप्लाज्म उधर की तरफ चल देगा। ये एक सेल का बना हुआ है, तो इसको साइटोप्लाज्म मूव करना स्टार्ट करेगा। साइटोप्लाज्म देखो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स। पोडिया का मतलब पैर, फीट। इसके पास कोई पैर नहीं है, इसके पास कोई हाथ नहीं है मूव करने के लिए, बट ये मूव कर रहा है। ये झूठा है, पैर है लेकिन झूठा है। इसलिए ये आपको बोर्ड में पूछता है कि स्यूडोपोडिया जो अमीबा है उसमें मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गेन पाया जाता है? तो स्यूडोपोडिया। ठीक है, फिर ये मूव करेगा, अपने फूड पार्टिकल को क्या करेगा? वो काउंटर करेगा, घेरेगा। घेरने के बाद अपने बॉडी में एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। उस वैक्यूल में क्या करेगा? फूड का इंजेक्शन करेगा। क्या करेगा? इंजेक्शन कर देगा, क्योंकि इस अमीबा के पास लाइसोसोम, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, उस फूड मटेरियल का जो उसको जूस मिला उसमें से जो मैक्रो से माइक्रो में जो कन्वर्ट हुआ, उसको क्या करेगा? फिर से एब्जॉर्प्शन कर लेगा अपने साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ओल्ड फूड वैक्यूल फिर दिखेगा, वो आपको लगेगा फ्रेश फूड वैक्यूल, फिर नया बनेगा नेक्स्ट फूड के लिए, और ओल्ड वाला खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा? वो जो मैक्रो मोलिक्यूल्स था उसको तोड़ने के बाद जो उसका एक्सक्रीटा बचा है उसको फिर क्या करेगा? स्पिल आउट कर देगा, बाहर कर देगा। इसी तरीके से ये क्या किया? पहले फूड को इंजेक्शन किया, फिर डाइजेशन किया, फिर एब्जॉर्प्शन किया, फिर एसिमिलेशन किया, फिर बाहर कर दिया, इजेशन किया। तो ये होलोजोइक का पूरा मैकेनिज्म है। तो आता है इधर लिखा हुआ क्या कि भाई जो अमीबा है वो अपने स्यूडोपोडिया, अब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। स्यूडोपोडिया सर बता दिया आपने। स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया क्या है? फॉल्स फीट, झूठा पैर। इससे वो क्या करता है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो उसका सेल मेम्ब्रेन था यही क्या कर गया? एक्सटेंड कर गया आगे की तरफ, इस तरीके से फूड मटेरियल को देख करके एक्सटेंड कर गया। उसके बाद क्या हुआ? फूड कैप्चर हुआ। कहाँ? फूड वैक्यूल में फूड कैप्चर हुआ। फिर डाइजेशन हुआ, फूड इन द फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन हुआ। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेज। फूड जब डाइजेस्ट हुआ तो जो सिंपल सब्सटेंस बना है वो क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगा। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? अमीबा के साइटोप्लाज्म में। फिर क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो मूव आउट हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा और बाहर चला जाएगा। यही इसका मैकेनिज्म है, अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? सभी में तो हम लोगों ने देख लिया। आप सर अपने बारे में बताइए कि हम लोगों के अंदर कैसा डाइजेशन होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन सा पार्ट है जो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप इस फिगर को देखें, इस पे समझें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो कोई भी फूड जब हम इंटेक करते हैं तो वो माउथ से इंटेक करते हैं।
तो पहले हमारा इन्वॉल्व होगा कौन, माउथ। फूड को हम माउथ में इंटेक कराते हैं, फिर वो आगे जाता है फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स क्या है, एक एरिया है जो कॉमन एरिया है जहाँ पे फूड भी आते हैं और एयर भी आते हैं, ठीक है। उसके आगे जाता है ईसोफेगस। क्या है, ईसोफेगस एक पाइप है जो फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करता है, ठीक है। फूड हमारा आया कहाँ, स्टमक में। स्टमक में 4 से 5 घंटा ये स्टोर रहेगा, ठीक है। इसमें मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, कुछ गैस्ट्रिक जूस भी निकलते हैं स्टमक में। जो जूस निकलता है, जो इंजाइम निकलते हैं, उस इंजाइम को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फूड हमारा स्टमक में है। स्टमक में 3 तरीके का जो गैस्ट्रिक जूस है उसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझो। स्टमक है ये हमारा, स्टमक से आगे बढ़ते हैं तो हमारा इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। यहाँ से कौन स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। सेकेंड पार्ट को बोलते हैं, कहाँ गया, जेजुनम। और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, इलियम है। ड्यूडेनम क्या है, सी के जैसा है, लग रहा है उल्टा सी का स्ट्रक्चर है। इसको सी ऐसे बनाते हैं ना, ऐसा सी टाइप इसका स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम का। जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे तो जो जेजुनम है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, क्वाइल्ड है, क्वाइलिंग की तरह दिख रहा है। और अंदर जब जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो इलियम हमारा पार्ट है जो हाईली क्वाइल्ड होता है। क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड। तो ये हमारा हो गया इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा आता है सीकम। क्या आता है, सीकम। सीकम में क्या होता है, ये ब्लाइंड सैक इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं जो हमारे फूड मटेरियल को और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम भी उसी में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये वाला हमारा है ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये आगे बढ़ेगा और लास्ट में एक इस तरीके का पाउच की तरह संरचना आपको दिख रहा होगा। इस पाउच की संरचना को बोलते हैं रेक्टम। जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है, तो कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाते हैं। उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, रेक्टम में स्टोर करते हैं। और वहां से फिर हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाता है कि भैया इसको क्या करना है, आउट करना है, बाहर करना है। एनस के बारे में आता है। एनस क्या है भाई, तो एनस हमारा क्या है, सबसे पोस्टेरियर पार्ट है। क्या है, सबसे पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हम जब माउथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो माउथ से एनस तक के पूरे एरिया को, पूरे इस कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। या इसको जीआईटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, जीआईटी, ठीक है। तो एनएस हमारा सबसे पोस्टीरियर पार्ट है जहां से हमारा फूड, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। तो ये एक आपको ब्रीफ आइडिया दिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब इन सबों का हम थोड़ा सा फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला आता है माउथ। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, और इसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। तो याद रखना है, माउथ को हम ओरल कैविटी, माउथ ये हम जो मुंह खोल रहे हैं इसके अंदर में जो एरिया है, खाली जगह, स्पेस, कैविटी किसको बोलते हैं, खाली जगह, ठीक है। तो ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, माउथ, ठीक है। माउथ में हमारे 3 ऑर्गन्स मिलते हैं। टीथ, सर इसके बारे में बताइए, टीथ के बारे में क्या जानना है। टीथ 4 प्रकार का होता है, ठीक है। उनका नाम याद रख सकते हो। एक को बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर, केनाइन, केनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर। ये हमारे 4 प्रकार के टीथ हमारे ओरल कैविटी में या बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन को समझते हैं कि टीथ का फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, चीविंग में हेल्प करता है। हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, उसका साइज बड़ा होता है।
तो वो हमारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन में जाएंगे तो उनका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो तीत क्या करता है, उसको स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ देता है, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें? मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टंग। क्या है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना है। और ये क्या करता है? टेस्ट करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, उस फूड का क्या टेस्ट है वो हमारा टंग बताता है। और मिक्सिंग ऑफ फूड करता है। क्या करता है? फूड को मिक्स करने का काम करता है। थर्ड हमारा है सैलिवरी ग्लैंड। क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से जो भी एंजाइम्स निकलते हैं उनको हम लोग कॉमनली सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। इस सलाइवा में डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जिसमें एक कॉमन एग्जाम्पल लिया जाता है सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम है? सैलिवरी एमाइलेज, या इसी को टाइलिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? हम जो खाना खाते हैं उसमें अगर स्टार्च है, क्या है? स्टार्च है, तो स्टार्च का 30% डाइजेशन, 30% डाइजेशन, 30% डाइजेशन, 30% डाइजेशन क्या हो जाता है? इस सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा ही होता है। बाकी 70% आगे बढ़ते हैं तो ठीक है। इसके बाद माउथ में हमारा काम हो गया। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड के बारे में और जानना है तो इसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं। कितने ग्लैंड्स होते हैं? 3 ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो हमारे चीक के पास होता है। ठीक है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर वो जॉ में होता है। ठीक है, लोअर जॉ, अपर जॉ। और सब लिंगुअल हमारे टंग के नीचे होता है। ठीक, इसलिए उसको सब लिंगुअल बोलते हैं। लिंगुअल टर्म हम लोग यूज करते हैं। लिंगुअल, कहीं भी अगर टर्म आ जाए लिंगुअल, लिंगुअल टर्म से क्या आता है? टंग समझना है। क्या समझना है? टंग समझना है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ये हुआ हमारा माउथ। तो माउथ का फंक्शन हम लोग समझ गया कि माउथ में जब फूड जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, एक और चीज याद रखना है कि फूड हमारा जब सलाइवा के साथ मिक्स होगा, फूड आपने जब फूड इंटेक किया है और जो सलाइवा है वो इसके साथ मिक्स होगा। ठीक है, तो क्या होगा? उस फूड को आप बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। ठीक है, तो ये जब सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स होगा तो और फूड हमारा चिपचिपा हो जाएगा। ठीक है, विस्कस हो जाएगा, जिससे क्या होगा? फूड को सोलोइंग में हेल्प मिलेगा, निकलने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा माउथ के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या? ईसोफेगस। ईसोफेगस, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये ईसोफेगस नहीं है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ट्रैकिया है। ये हमारा क्या है? विंड पाइप है। क्या है? विंड पाइप है। इससे हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो एयर जा रहा है लंग्स में, इसके थ्रू, इस वाले के थ्रू। इसके पीछे में, इसके पोस्टेरियर साइड में एक और आपको पाइप लंबा सा दिख रहा है, इसका नाम क्या है? ईसोफेगस। इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। आगे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, उसको बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, तो याद रहेगा। तो आप समझते हैं कि भाई इस ईसोफेगस का क्या फंक्शन है, ईसोफेगस का क्या फंक्शन है। ठीक है, पहला फंक्शन तो ये है कि भाई ये माउथ को स्टमक से कनेक्ट करके रखा है। फेरिंग्स को, सॉरी फेरिंग्स के बारे में हमने नहीं बताया। फेरिंग्स क्या है? ये जब हम माउथ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ एरिया है जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, फेरिंग्स एक कॉमन एरिया है जहाँ पे फूड भी आता है और एयर भी आता है। और उसके बाद ईसोफेगस हमारा स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट होता है? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस कह रहा है, ईसोफेगस में एक सवाल आता है कि सर यहाँ पे अगर हम फूड मटेरियल को यहाँ डालेंगे तो अपने से नीचे कैसे चला जाएगा? ग्रेविटेशन इतना तो स्ट्रांग नहीं है कि वो खींच लेगा उसको नीचे। ठीक है, तो ऐसा नहीं। इसके लिए क्या होता है? इस एसोफेगस का जो वाल है, जो पूरे एलिमेंट्री का केनाल का जो वाल है, वो जो मसल्स का बना है, वो मसल 4 लेयर का बना हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ मूवमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? कुछ नहीं है भाई, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमने अभी बताया था कि एलिमेंट्री केनाल का जो एलिमेंट्री केनाल है उसको जीआईटी भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होगा भाई? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय विच
फूड मूव अलोंग द कैविटी, ताकि फूड आगे की तरफ मूव करे। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक टर्म आ गया स्मूथ मसल्स का क्या मतलब हुआ। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, वहाँ पे टिश्यू पढ़े होंगे। टिश्यू में आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं एनिमल्स में, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप्स के मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, एक होता है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो उसमें से एक स्मूथ मसल्स उनको बोलते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। खाना हम इनटेक करने के बाद, यहाँ निकलने के बाद भूल जाते हैं कि खाना कहाँ गया। उसके बाद हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं। हम कभी सोचते नहीं कि फूड हमारा स्टमक में गया, कहाँ लीवर में तो गलती से नहीं चला गया, ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो किस मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट कंट्रोल है किसके, ब्रेन के हमारे कंट्रोल में। ठीक है, इसी तरीके है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इसको आपको हम प्ले करा कर दिखाते हैं, देखो कैसे मूव करता है फूड हमारा। ये मान लो हमारा फूड मटेरियल है, क्या है, फूड मटेरियल है। ये वाइट वाला आपको पार्ट दिख रहा है, हमारा फूड मटेरियल है। फूड मटेरियल कैसे मूव करते हैं, ठीक है, अब देखो फूड कैसे मूव कर रहा है। आगे वाले मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, पीछे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पीछे वाले क्या हो रहा है, पीछे वाला मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पीछे वाला मसल्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पीछे वाला मसल्स क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आगे वाला क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसी मैकेनिज्म को, इसी प्रोसेस को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। जब फूड हमारा स्टमक में पहुंचेगा तो आपको हमने बताया कि वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जूस को गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 तरीके का जूस निकलता है, एक पेप्सिन निकलता है, दूसरा HCl निकलता है और तीसरा म्यूकस निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमने फूड इंटेक किया है उसमें अगर कोई भी प्रोटीन होगा तो उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। ठीक है, HCl भाई ये तो अम्ल हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, ये पेप्सिन जो है जब ये किसी सेल से ये रिलीज होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको एक्टिव करने के लिए ये निकलता है पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। किसमें, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में निकलता है और इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, कौन, HCl। तो HCl का पहला काम क्या हुआ कि वो पेप्सिन को एक्टिव करता है। दूसरा काम क्या है, मेंटेन एसिडिक मीडियम। आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो जान लो यहाँ पे कि जो हमारा पेप्सिन HCl है वो क्या करता है, स्टोमक का जो एरिया है, स्टोमक में एसिडिक कंडीशन बना करके रखता है, ताकि जो भी एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। ठीक है, तीसरा किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। हम जो भी फूड लिया है, हमने जो भी फूड इंटेक किया है, हो सकता है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हीट से नहीं मरा हो। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जाकर के हमको इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसको मारने का काम करता है। तो HCl हमारा 3 काम करता है। पहला, पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है, एसिडिक कंडीशन मेंटेन रखता है हमारे स्टमक में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ठीक है, तीसरा निकलता है म्यूकस। क्या निकलता है, म्यूकस। आपको पता है ये हमारा स्टमक है, क्या है, स्टमक है। ये क्या है, स्टमक में अगर HCl जाएगा, HCl क्या है भाई, एसिड है, ये तो हाथ को जला देता है। ये हमारे स्टमक में, तो स्टमक को कुछ नहीं होता है, इसका नेचर ने इंतजाम कर दिया। नेचर ने क्या किया, एक म्यूकस सब्सटेंस को निकाला। ये म्यूकस सब्सटेंस क्या करता है, हमारे स्टमक के वाल पे इस तरीके से आकर के चिपक जाता है, ताकि HCl हमारे स्टमक के वाल को खराब न करे। तो म्यूकस क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस को हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। या इसी का दूसरा एक नाम है सक्कस इंटेरिकस। क्या नाम है, सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या निकलता है, पहला लीवर इसमें इन्वॉल्व है। लीवर निकालेगा बाइल जूस। क्या निकालेगा, बाइल जूस। तो लीवर क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, उनको तोड़ना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल जूस।
उसके बाद क्या करता है, मेंटेन एल्कलाइन मीडियम। क्या करता है, मेंटेन एल्कलाइन मीडियम। यहाँ पे आ जाओ, स्टोमक में क्या था, एसिडिक मीडियम को मेंटेन करना है। कैसा मीडियम, एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करना है। कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। कौन कर रहा है, HCl। लेकिन जैसे ही हम इंटेस्टाइन में आते हैं तो इंटेस्टाइन में कैसा मीडियम होना चाहिए, एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, ताकि एंजाइम प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, तो उसके लिए बाइल कौन आता है, बाइल कौन आता है, बाइल। ये बाइल क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद लीवर अपने काम कर दिया, मीडियम क्रिएट कर दिया। उसके बाद पेंक्रियाज आएगा। कहाँ है पेंक्रियाज, कहाँ है पेंक्रियाज, इस स्ट्रक्चर में देखो, ये रहा हमारा पेंक्रियाज। ये जो आपको व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट ढका हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है लीफ साइज का, ये क्या है, हमारा पेंक्रियाज है। बगल में इसके इस साइड में क्या होता है, यहाँ पे लीवर होता है। तो ये दोनों मिल करके ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं। तो पेंक्रियाज से जो जूस निकलेगा उसको पेंक्रिएटिक जूस बोलेंगे। इसमें आता है हमारा पेंक्रिएटिक एमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन निकलेगा, जो किसको ब्रेक करेगा, प्रोटीन को। लाइपेज निकलेगा, ये किसको ब्रेक करेगा, जो इमल्सिफाइड, जो पहले से फैट टूटे हुए उस फैट को और टुकड़ा करेगा। उसके पास पेप्टाइडेज आएगा, सुक्रेज, लैक्टेज, ये लोग क्या करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जनरली हम जो इंटेक करते हैं वो पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, उसको डाइसैकेराइड में, फिर मोनोसैकेराइड में तोड़ने का काम ये सब करते हैं कौन, सुक्रेज, लैक्टेज। अगर सुक्रोज खाए हो तो सुक्रोज को तोड़ देगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, कौन, सुक्रेज। लैक्टोज, अगर मिल्क खाए हो उसमें लैक्टोज है कार्बोहाइड्रेट, तो उस लैक्टोज को तोड़ देगा। लैक्टोज और गलैक्टोज और ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा, लैक्टेज तोड़ेगा। तो पूरे तरीके से कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। एक और बात याद रखना है कि जो इंटेस्टाइन है उसके इनर वॉल में, ठीक है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। उस प्रोजेक्शन को विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये रीच इन ब्लड सप्लाई, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये क्या करता है, क्योंकि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या है, विलाई एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। और किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। ये मान लो क्या है, ये इंटेस्टाइन का वॉल है। हमने इनर वाला जो ये ऐसे इस तरीके का माइक्रोस्कोपिक एरिया बढ़ा दिया, ये दिख रहा है, ये इस तरीके का एरिया, इसी को विलाई बोलते हैं, या एक सिंगल को विलस और कॉमन को विलाइस बोलते हैं। ठीक है, चलो लास्ट में हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ खास नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता है, मेनली यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये पॉइंट इसके लिए लिखा हुआ है, मेनली किसका होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद स्टार्ट हुआ था सीकम। सीकम में क्या था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, फूड को और ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट छूटा यहाँ पे, रेक्टम। क्या था, रेक्टम। यहाँ पे क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट बोल सकते हो। ये क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर कुछ समय के लिए स्टोर होता है। उसके बाद रेक्टम से ही कुछ नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, और ब्रेन फिर इन्फॉर्म करता है कि भाई इसको क्या करो, बाहर करो। तो एनस से क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है। तो ये हमारा फुल कंप्लीट वीडियोज रहा न्यूट्रिशन पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे।